तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसपे हम किसकी बात करेंगे? डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। तो देखिए भाई, अब डिपेंडेंसी का मतलब है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किस तरीके से डिपेंड करता है। एक चीज सुनिएगा, रेजिस्टेंस, चूंकि आप ये जानते हैं कि सिंस जो रेजिस्टेंस होता है पहले से ही वो इलेक्ट्रिक करंट का क्या करता है, अपोज करता है। तो अपोज करेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट का जब अपोज करेगा तो रेजिस्टेंस का जो नोटेशन है, जो डायग्राम है, वो कुछ इस तरीके से है, ऐसे करके ये फ्लो तो कराएगा। लेकिन बस वही है, जैसे इसको एक चीज ऐसे मान के चलिए, बहुत अच्छे से एग्जांपल बता दे रहा हूँ। आपने क्या किया है, आप जब रोड पे चलते हैं ठीक है ना, क्या होता है, बहुत अच्छे से चल रहे हैं 30 की स्पीड में, फिर 40 की, फिर 50 की, फिर 60 की। कुछ दूर जाके क्या होता है कि स्पीड ब्रेकर आता है, वो आपकी 60 वो कहेगा तो कि आप पास हुई है, लेकिन वो 60 की स्पीड को आपको क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा, स्लो कर देगा कि भाई 60 को 40 में ले आइए और निकल जाइए, है ना। सेम प्रोसेस, बहुत तेज आ रही है इलेक्ट्रिक करंट, बहुत तेजी से, क्या किया, होल्ड, आराम से रहिए। ऐसा नहीं है आगे चल के आपको इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हानि नहीं पहुंचानी है, बर्बाद नहीं करना है, बेकार नहीं करना है ना, डिस्ट्रॉय नहीं करना है, हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं देना है, ठीक। तो इसलिए क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस। अब इसी की वजह से हमको हीटिंग इफेक्ट, जो मैंने भी नाम लिया, हीटिंग इफेक्ट भी मिलता है, वो अभी हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। अब अच्छा समझिए भाई, जब यहाँ पे डिपेंडेंसी है तो इसको आइए देखिए, हम क्या करते हैं, हमने एक वायर का, देखो ये अगर एक पतला सा वायर ले लें, ठीक है ना, एक पतला सा वायर, ये देखिए मेरे हाथ में ही है, ये देखिए ये मेरे माइक में जो ये वायर लगा हुआ है, ठीक, ये पतला सा वायर। इस पतले वायर को हमने माइक्रोस्कोप में देखे, तो हमने माइक्रोस्कोपिक जब देखा तो ये कुछ हमको इस फॉर्म में दिखा, ठीक है ना। तो आइए उसको समझते हैं। एक पतला सा वायर, उसको जब हमने माइक्रोस्कोप में रखा तो कुछ हमको ऐसे दिखा भाई, सिलिंड्रिकल फॉर्म में। अब भाई दिखा तो दिखा, क्या कर सकते हैं, दिखने दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वायर, ठीक है। अब ये वायर की क्या हो गई, ये वायर की हो गई लेंथ, क्या हो गई, ये लेंथ ऑफ वायर, कैपिटल एल हमने उसकी क्या मान ली, लेंथ मान ली, ठीक है ना, लेंथ ऑफ वायर कह दिया। अब यहां पर देखिएगा ये क्या हो गया, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। तो अब जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर मिल गया, लेंथ ऑफ वायर मिल गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने ए मान लिया। अच्छा, चूंकि ये सर्कुलर फॉर्म में है तो एरिया जो होता है वो कुछ पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जानते हैं कि r इज इक्वल टू डी बाई 2 होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 भी हो सकता है भाई, ये हो सकता है ना, ठीक है। इतनी चीजें पता चल गई, ठीक। इन सब चीजों को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, क्योंकि इन्हीं सब चीजों से क्या होता है, आगे पता चल जाता है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं और कहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट लैक हो रहा है। तो इन सब चीजों को अच्छे से समझते रहिए, ठीक है ना। आइए, तो हमने क्या किया, हमने एक वायर लिया, वायर की लेंथ को हमने अज्यूम कर लिया एल लेंथ है वो, ठीक है ना, अच्छे से समझ लीजिए। अब क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है भाई, पाई आर स्क्वायर, इसको हमने पाई डी स्क्वायर बाई 4 कहा। दिमाग लगाइएगा, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, अगर ये एक मटेरियल है तो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि तार पतला है या मोटा है। आपने देखा होगा जो बिजली के खंभे होते हैं, बड़े बड़े तो मोटे मोटे तार लगे होते हैं, और जो घरों की वायरिंग होती है पतले से महीन से तार होते हैं ना, ठीक है। तो क्यों होते हैं भाई, क्यों होते हैं, कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा, ठीक। तो आइए पहले उसको समझते हैं कैसे। तो यहां पर हम समझ गए कि पहला जो होता है वो रेजिस्टेंस जो होता है
ठीक, आर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, लेंथ ऑफ वायर के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है। दूसरा जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, पूरा नहीं लिख रहे हैं हम, सीधे सीधे रेजिस्टेंस को शॉर्ट में लिख रहे हैं रेजिस्टेंस। वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के, किसके, वायर के। तो अगर इनको देखिए, इसको इक्वेशन मान लीजिए 2, एक इक्वेशन बना लीजिए भाई, प्रोपोर्शनलिटी है तो इक्वेशन बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो और अगर कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए, दोनों की प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट देख लीजिए भाई, 1 और 2, तो आप क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 या अबव कंक्लूजन, आर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ए के। अरे भैया ये तो फॉर्मूला टाइप का बन रहा है, कैसे बन रहा है ये देखिए, प्रोपोर्शनल का साइन आता है कांस्टेंट आता है, गजब का आता है, देखिए कैसे, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए। ये देखिए भाई साहब आपके सामने नया फॉर्मूला आ गया, गजब का, ठीक है ना। तो जहां पर आपको ये जो पी का टेढ़ा फॉर्म है, ठीक है ना, ये क्या है, रो, इसको क्या कहेंगे, आर एच रो। तो ये क्या है, ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या है ये, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ले भैया यहीं पर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मटेरियल ऑफ वायर, ठीक है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, ठीक। तो जब यहाँ पे R इक्वल टू रो अपॉन ए आ गया, तो भैया यहाँ से रो इज इक्वल टू क्या आ गया, आर ए अपॉन एल आ गया। ये देखिए रो इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये आर ए अपॉन एल चला जाएगा, ये आपका पता चल गया, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो अब इसकी जो यूनिट आई, यूनिट ऑफ जो रो आई वो कितनी आ गई, वो आ गई ओम मीटर, कितनी आ गई, ओम मीटर आ गई, ठीक है ना। तो आपको जो फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। भाई साहब समझ लीजिए अच्छे से, ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। अच्छा एक चीज और समझिएगा बड़े अच्छे से, ये अगर हम कहते हैं कि चूंकि रो इज इक्वल टू क्या है, आर ए अपॉन एल है, समझिएगा, ए हमारा 1 मीटर स्क्वायर हो जाए तो ये, और लेंथ हमारी 1 मीटर हो जाए, यूनिट में काम करें तो रो भाई साहब किसके इक्वल है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसीलिए है, ये एक स्पेशल कंडीशन है, किसकी, रेजिस्टेंस की। किसकी कंडीशन है ये स्पेसिफिक, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर की, कि अगर लेंथ हमारी क्या है, कांस्टेंट है। भैया ओम्स लॉ को याद कर लीजिए, इफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट देन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। वहीं से रेजिस्टेंस उभरता हुआ सितारा हमारे सामने आता था, तो उसे उभरते हुए सितारे के को हमने क्या किया, हमने लेंथ और एरिया के फॉर्म में जब लिया तो वहां से उभरता हुआ सितारा एक आया है, कौन, रो। वो क्या कह रहा है, वो यही कह रहा है कि ओम्स लॉ का दोहरा रहा है कि अगर यूनिट लेंथ हो जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो कंडीशन रो बदल जाती है भाई साहब। बस फिजिक्स में यही तो मजा है, यही है फिजिक्स की मजेदार चीज, और कुछ नहीं है। जहां से शुरुआत करेंगे घूम के वहीं पहुंचेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपना जीरो ही करेंगे, लेकिन पकड़ लेंगे भैया कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो जब कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे दिमाग में स्ट्राइक करनी ही करनी है, क्योंकि एक चीज समझिएगा भाई, फिजिक्स घुमाती है लेकिन पहुंचा देती है जगह पर, ठीक है। तो जितना हो सके उतना मजेदार तरीके से पढ़िए, ठीक। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है क्या, कि रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, और दोनों को मिला के क्या बन गया, दोनों को मिला के एल अपॉन ए बन गया, जहां से आपका क्या आ गया, ये आ गया। मतलब आपका जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, रो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आज जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, ठीक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के। ये आपका फॉर्मूला बना दिया भाई इसने, दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे तरीके से। उम्मीद करूं कि समझ में आ गया, अरे करता हूं क्योंकि मेरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा।